गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने आपके लिए जो है सूचित कर दिया था कि हमारी जो सीरीज़ है ये तांडव सीरीज ये दोस्तों चलने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम आपको जीके और जीएस पढ़ाने वाले हैं। यानी और ये जितनी ये सीरीज़ जो है दोस्तों ये है आपकी, जैसे ग्रुप डी हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, एनटीपीसी हुआ, जेई हुआ, इनसे रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन जो हैं आपके, वो हम इस सीरीज़ में कराने वाले हैं। जैसे 2024 में जितने प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ग्रुप डी का 2022 में हुआ तो 22 का एग्ज़ाम आप 22 का पेपर आपके लिए कराया जाएगा। 24 में एएलपी और टेक्नीशियन और जेई का हुआ है तो वो 24 वाले क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके हैं वो आपके लिए कराए जाएंगे। और दोस्तों मैंने आपके लिए जब मैंने डिस्कस किया था, जब मैं आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराई थी कि हम ये सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने आपके लिए बोला था कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा, जैसे एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, ए ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी जो भी जितने भी हैं रेलवे से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन मिक्स कराऊंगा मैं आपके लिए। लेकिन दोस्तों मैंने क्या सोचा है, मिक्स कराने में क्या है दोस्तों, दिक्कत आ सकती है। आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सा पेपर कब हुआ था, कौन सी शिफ्ट का पेपर है, ये भी तो आपको देखना है कि कौन से शिफ्ट के पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो मैंने क्या किया दोस्तों, पहले ग्रुप डी का होगा, जैसे आज मैंने ग्रुप डी करा दिया, फिर कल एनटीपीसी, फिर जेई, फिर आरआरबी, सॉरी दोस्तों एएलपी, फिर टेक्नीशियन, फिर दोबारा से ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, इस प्रकार से आपकी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम हमारी फर्स्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिर बोल रहा हूं कि दोस्तों ये जितने प्रश्न हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे एएलपी का उठा लीजिए, चाहे टेक्नीशियन का उठा लीजिए, चाहे ग्रुप डी का उठा लीजिए, और आप पाएंगे दोस्तों कि जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं उन सभी में सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आरआरबी ग्रुप डी में। एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, इनसे भी बेहतर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर उसका जो है साइंस अलग आता है, उसका बहुत हार्ड आता है, एएलपी का अधिक हार्ड आता, सबसे ज़्यादा हार्ड आता है, उससे भी ज़्यादा सर हार्ड आता है जेई का, तो ये आप कह ही नहीं सकते। तो आपको मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको जितनी मैं क्लासें कराऊँ, चाहे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, सारी क्लासें आपको लेनी है। क्योंकि दोस्तों साइंस का कोई कुछ लेवल नहीं है रेलवे की तरफ से, और किसी प्रकार की साइंस आपसे कहीं पर भी कैसी पूछा जाए, किसी प्रकार की साइंस आपसे पूछी जा सकती है। तो हर लेवल को देखना है, हर लेवल को समझना है और उसके क्वेश्चन करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम अपनी फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल प्योर साइंस लाइव को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों आपको ये रहा, ये 18/22/2022 का पेपर है, 2022 का तो है ही। और फर्स्ट शिफ्ट का हमारा पेपर है लेवल 1/3 की नेगेटिव आपकी रहती है, ये आप सभी को पता ही है। और जो स्टूडेंट नए हैं, जो ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट सीरीज है ये। तो जो स्टूडेंट नई शुरुआत पहली बार तैयारी कर रहे हो, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज़ आप ज़रूर लें, ताकि आपको पता लग चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है ग्रुप डी में या आरआरबी में या आरआरबी जेई में या टेक्नीशियन में या एएलपी में पूछे जाते हैं। और जो स्टूडेंट नए हैं उनसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट थ्योरी मैंने आपके लिए करा चुका हूँ, जो कि एनसीईआरटी के आधार पर है, वो आप अवश्य लें। और आप पाएंगे कि जितने प्रश्न पूछे गए, जैसे आरआरबी ग्रुप डी हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, जेई हुआ, एनटीपीसी हुआ, जो भी है, कि आप पाएंगे कि सारे सारे प्रश्न उसी सिलेबस से पूछे गए हैं, उससे बाहर कहीं नहीं आपसे पूछा गया है। बहुत अच्छा लेवल मैंने आपके लिए वहाँ कराया है। तो आप वो चीज़ें, वो क्लासें भी लें, अपनी थ्योरी जो है, अपना कंटेंट कंप्लीट करें,
अपना सिलेबस कंप्लीट करें साइंस का, तब जाकर आप इन क्वेश्चनों को लगाएं। और दोनों ही साथ में लेकर चल सकते हो तो ये भी आप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना जो है फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं तांडव सीरीज का। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। एयर कंडीशनर ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मानक ताप दीप्त बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। या सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आंसर होगा इसमें दोस्तों एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों? कि दोस्तों आपको पता है कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सारे के सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। और अगर हम हीटिंग सिस्टम उपयोग करेंगे उनके साथ में तो आग लगने की संभावना रहती है। तो इसीलिए दोस्तों इनके साथ में क्या है, एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का उपयोग नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका। और देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन हैं जहाँ मुझे ज़रूरत होगी कि हाँ डिटेल में इसके कुछ अन्य पॉइंट भी इस आंसर के आपके लिए बताने चाहिए, तो वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे पहला कथन है दोस्तों कि डोवे राइनर ने त्रिक का नियम दिया। दूसरा है दोस्तों डोवे राइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में विस्तृत करने का प्रयास किया जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो यहाँ आपसे पूछा है इनमें ये जो दोनों कथन है आपके, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों अगर आपने सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी होंगी तो आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। क्यों दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे ग्रुप डी में। और आपने देखा हो दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने जेई का या ALP या टेक्नीशियन का कोर्स पेपर दिया हो वहाँ इतने डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पूछे गए हैं। तो ये ग्रुप डी 2022 है, आप देख सकते हो, आपके सामने रिजल्ट है। हालांकि वहाँ पर भी पूछे गए पर इतना नहीं। अगर आप अभी तो फर्स्ट शुरुआत है, अगर आप आगे आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना डीपली आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट जो कथन है वही आपका केवल सही आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों ये तो फिक्स है कि डोवे राइनर साहब ने त्रिक का नियम दिया था और लेकिन दोस्तों उन्होंने भिन्न गुण वाले जो तत्व थे उन्हें एक साथ नहीं रखा था। समान गुण वाले जो तत्व थे उन्हें अपने एक साथ रखा था, ना कि भिन्न गुण वालों को। किन्हें रखा था? समान गुण वालों को। तो यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन जो कथन है गलत हो जाता है। कथन 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं। जैविक घटक क्या है और अजैविक क्या है? जैविक घटक होते हैं दोस्तों जिनमें जीवन हो, जिन्हें हम सजीव कहते हैं। और अजैविक घटक जिनमें जीवन ना हो, जैसे मृदा हुआ, पानी हुआ, ठीक है, ये सारे तो जैविक घटक नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो वित्तीय बजट में शामिल नहीं है ये आपसे पूछा है। तो बाकी ये तीनों हैं, प्राथमिक, राजकोषीय, राजस्व, लेकिन साख नियंत्रण नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अब अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक क्रियाशील है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है दोस्तों कि सोडियम और पोटेशियम जो कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, लेकिन यहाँ पर वो तो दिए नहीं है। तो यहाँ पर होगा कौन सा दोस्तों? कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, यानी कैल्शियम। सोडियम और पोटेशियम के बाद दोस्तों कैल्शियम सर्वाधिक जो है दोस्तों अभिक्रियाशील तत्व होता है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
और यहाँ आपसे पूछा गया था जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? टोटल 22। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है ये रहा कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो ये था दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपका ये रहा, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? जो भारत में मैंग्रोव वन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति में शक्ति इनमें से किसके बराबर होती है? जो एक अश्व शक्ति का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है दोस्तों 746 वॉट के बराबर, ना कि जूल के बराबर। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, और आपको इस चित्र में देखकर बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरु रज्जु की स्थिति को दर्शाती है? यानी दोस्तों मानव ये पूरा आपका मानव मस्तिष्क है। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि इस चित्र में आपको देखकर ये बताना है कि मेरु रज्जु जो होती है यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से होकर निकलती है। तो ये तो अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, ये पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 मस्तिष्क होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और ये होता है दोस्तों मेडुला ऑब्लिंगेटा यहाँ पर। और यहीं से दोस्तों ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, यानी जो पॉइंट नंबर 4 है ये आपका सही आंसर हो। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये रहा दोस्तों ये वाला स्थान, तो ये वाला, और यहाँ से सीधा आप देख सकते हैं ये रही दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। डायग्राम प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो ये भी आपको याद रखना है, हर डायग्राम को आपको अच्छी तरह से समझना है। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे अगला प्रश्न है आपका कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने पढ़ा हो, अच्छी तरह से समझा हो, तो मैंने आपके लिए 2 फॉर्मूले बताए थे, समांतर प्रतिरोध और श्रेणी क्रम प्रतिरोध। श्रेणी प्रतिरोध और समांतर प्रतिरोध। समांतर का अलग फॉर्मूला होता है, श्रेणी का अलग होता है। समांतर का तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 1/2 है, जैसे 1/r है प्लस 1/r, r2 r1 प्लस 1/r3, इस प्रकार से चलते जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है श्रेणी क्रम में जो आपके पास हों, जैसे r1 था प्लस r2 प्लस r3, ये डायरेक्टली जोड़ दिए जाते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर आपसे पूछा है ये रहा, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि ए और बी के मध्य, ये ए है और ये बी है, इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आपके लिए मैं बता दूं, ये जो होता है जैसे भाई ये हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये ख़त्म हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, तो इसके बीच में कितने 2 प्रतिरोध आए? 2। दोनों क्या होंगे दोस्तों, ये समान श्रेणी क्रम में होंगे, ना कि समांतर क्रम में। समांतर देखिए श्रेणी क्रम में तो इस प्रकार से होते हैं, जैसे ये आगे बढ़ गया फिर एक और आ गया, फिर ये आगे बढ़ गया फिर एक और आ गया, ऐसे। चाहे आप इसे इस प्रकार से रख दीजिए, भाई इस प्रकार से भी तो रख सकते हैं, यहाँ पर भी एक कर दिया, यहाँ पर भी एक कर दिया, यहाँ पर भी एक कर दिया, 3 थे तीनों एक कर दिए, तो किसी प्रकार से हम इसे रख सकते हैं। तो ये तो है आपका श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में आपको पता है दोस्तों कि डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 और 3 6। अब ये से अगर हम इसके बराबर में रखेंगे, इस 3 के बराबर में, तो ये पैरेलल में हो जाएगा, ये 6 वाला और ये 3 वाला,
6 और ये 3। और आपको पता है दोस्तों समांतर क्रम जो होता है, पैरेलल क्रम जो होता है, इसका हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लेंगे 6 आएगा। तो 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार। तो टोटल हुआ 3/6, यानी 3 से 6 को काटेंगे 2, तो 2 इसका सही आंसर होगा। 2 ओम प्रतिरोध। तो ये इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। हालांकि मैं सारी चीज़ें समझाई हुई हैं थ्योरी क्लास में, लेकिन मैं ओवरव्यू आपके लिए समझा रहा हूँ। और ऐसा ना समझे कि दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंस पूछना कि जो स्टूडेंट जिनकी समझ में ना आए या फिर जिनके कुछ टॉपिक रह जाते हैं, उन्हें लगता है सर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा ऐसे जो है आसानी से हमें समझाने की कोशिश करें। तो आप जो टॉपिक कहेंगे उसे मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करूँगा। और नोट्स से अलग हट के, नोट्स में तो बहुत सारा चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा दोस्तों, आपको वही सारी चीज़ें थोड़ा सा आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। एक अलग से अपने फेयर में लिखूँगा, फिर उसे आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ दोस्तों हर चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों आप बता देना जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है। जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, देखिए अपशिष्ट पदार्थ जैसे पादप जो होते हैं, कुछ तो रेजिन के द्वारा बाहर निकालते हैं, जैसे गोंद, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं गोंद, ठीक है, गम जिसे हम कहते हैं, जो कि आपने देखा होगा जो पादप होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, उनके बाहर चिपचिपी कुछ लिक्विड सा जो होता है वो जमा हो जाता है, और बाद में वो क्या होता है दोस्तों, टाइट हो जाता है। तो उसे रेजिन कहते हैं, यानी लिक्विड के गोंद कहते हैं। कुछ ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकालते हैं, कुछ किसी प्रकार से, हर प्रकार से जो है निकालते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित करते हैं। तो रात के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, रात के समय श्वसन द्वारा, दिन के समय श्वसन द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये निकालते हैं दोस्तों प्रकाश, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। भाई रात में तो ये प्रकाश संश्लेषण करते ही नहीं पादप, तो रात में तो क्रिया करेंगे ही नहीं, भोजन बनाएंगे नहीं, और भोजन नहीं बनाएंगे यानी क्रिया नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। तो दिन रात के समय तो कर नहीं सकते, दिन के समय करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह व सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो ये थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आगे हम चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाए तो इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। वास्तविक छोटा, आभासी बड़ा, वास्तविक बड़ा, आभासी और अत्यधिक छोटा। तो आंसर होगा दोस्तों आभासी और अत्यधिक छोटा। क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर बताया था एक बार, जब मैंने वो लाइट वाला जो चैप्टर था आपका, जब मैंने आपके लिए पढ़ाया था, तो वहाँ मैंने समझाया था कि ये आपका मान लीजिए ये अनंत है, ये सेंटर है और ये फोकस है। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो प्रतिबिंब क्या है दोस्तों, छोटा होता चला जाता है और आभासी होता चला जाता है। और जब हम एफ से डायरेक्ट यहाँ पर आगे पोल की तरफ रखते हैं तो क्या है दोस्तों, जो प्रतिबिंब है वो एकदम बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मिलता दिखाई नहीं देता, लेकिन पीछे की ओर मिलता हुआ प्रतीत होता है, जो कि सीधा होता है और बड़ा होता है और आभासी होता है। आभास होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि वो पीछे मिल रहा हो। तो ये चीज़ मैंने समझाई थी, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके ऊपर भी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, हर प्रकार से डायग्राम से दोस्तों। जहाँ तक है दोस्तों अब की बार, हालांकि डायग्राम तो मैंने उसमें भी दिखाए थे,
लेकिन मैं क्या करूँगा दोस्तों, जैसे अब के समझाऊँगा मैं। अब की बार अगर आप बोलोगे कि सर ये टॉपिक हमें समझा दिए, हमें जो है पृथ्वी के बारे में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको अच्छी तरह समझा भी दूँगा, डायग्राम के साथ होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका प्रश्न था। तो यहाँ पर आवासीय और अत्यधिक छोटा जो है पृथ्वी बनता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद के पास छोड़ दी गई थी। तो देखिए दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 क्या होते हैं दोस्तों, अवर न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं 7। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है डायग्राम से रिलेटेड, तो आपको देखना है, समझना है कि, और आपको पता है दोस्तों, आप समझ सकते हो किस प्रकार का लेवल पूछा गया था। अभी तो आगे आपको पता चलेगा। और यहाँ आपसे पूछा गया है, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति का विकल्प सही निरूपण करती है। और आपको यही पता होना चाहिए दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम दो ही होते हैं। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों, जो भोजन बनता है पादप के द्वारा, उस भोजन को जो है वो पदार्थ, जो वृक्ष है उसके अन्य भागों तक वो पहुँचाते हैं। लेकिन जाइलम क्या करता है, जड़ों के द्वारा जल को अवशोषण करता है और पादप के ऊपर की ओर ले जाता है अन्य भागों तक। अब भोजन तो पत्तियों के द्वारा बनता है दोस्तों, तो पत्तियों के द्वारा भोजन बनेगा, तो जो भोजन है वो अन्य पदार्थों को किस प्रकार पहुँचेगा, नीचे की ओर। अब यहाँ पर ये एरो दिए गए हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, ये वाला सी वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों, एरो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी पत्तियों से भोजन बना। और भोजन कहाँ आया दोस्तों, सभी भागों से होते हुए नीचे की ओर जड़ तक, जब तो ये वृद्धि करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयव नहीं है। हेक्सेन का होता है दोस्तों 2 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, बाकी 2 एथिल नहीं होता। ठीक है, हेक्सेन का एथिल नहीं होता, मेथिल होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि सहसंयोजी यौगिक तत्व, सहसंयोजी सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते। क्या पूछा गया है दोस्तों, सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करते। और ऑप्शन है आपके सामने, ये विद्युत और ऊष्माचालक होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, बिल्कुल सही है। ये सामान्यतः आयन नहीं बनाते, बिल्कुल सही है। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ये विलय भी होते हैं, सहसंयोजी हैं तो दोस्तों विलय हैं आपस में, और सहसंयोजी नहीं है तो विलय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 73वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि डोवे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो त्रिक साहब की, डोवे राइनर साहब की उपलब्धि थी कि उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो समान गुण वाले जो पदार्थ थे उन्हें उनकी द्रव्यमान के आधार पर उन्हें जोड़ने का पहला प्रयास उन्होंने किया था, डोवे राइनर साहब ने। तो तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किसने किया, डोवे राइनर साहब ने। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ना कि दोस्तों रंग के आधार पर, ना ही आकार के आधार पर, ना ही परमाणुकता के आधार पर, केवल परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर। आगे हम समझते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? जो कि एकमात्र स्थान है दोस्तों, मणिकर्ण स्थान। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ इसमें पूछा गया है कि किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई T है, I है और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो आपको पता है दोस्तों, प्रतिरोध का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों R बराबर प्रतिरोधकता इंटू L वाई एरिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 तार हैं तो दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, प्रतिरोधकता इंटू L वाई एरिया। और पहले तार का यहाँ पर दिया है जो लंबाई है वो दी गई है दोस्तों 3 गुना, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो दिया गया है 2 गुना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, L से L कटा, ठीक है, L से L कटा, ये L हुआ, ये L, ये ख़त्म, ये पाई, ये प्रतिरोधकता ख़त्म, ये A ख़त्म, ये A ख़त्म, ये गुणा में ही तो है। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, ये बचा 3/2 और ये R यहाँ पर दिया है, यानी R का मान आपका ये रहा, तो 3/2। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो पोंगल के त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। ऑप्शन नंबर बी है, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर है या दोगुनी दूरी पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी है, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थित है। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस की दोगुनी दूरी पर बनता है। अब देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है आपका, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है, तो ये गलत है दोस्तों, कहीं पर भी बन सकता है, जिस प्रकार हम रखेंगे उसी प्रकार से वो बनता है। किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर बनती है, बिल्कुल सही है दोस्तों, अनंत पर बनेगा तो वास्तविक बनेगा। अगला है दोस्तों, किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बनता है, तो ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जिसमें पहला है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता छड़ चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। दूसरा है, कोई भी 2 चुंबक बल रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दूसरा तो सही है दोस्तों, पहला गलत है, क्योंकि केंद्रों पर सर्वाधिक नहीं होता, वो ध्रुवों पर होता है। और तीसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा, कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितनी होगी?
तो वो होगी F के बराबर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों डबल टाइप हो चुका है तो इसका भी F ही होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि नीचे दी गई तालिका में पौधे और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। कौन सा विकल्प गलत कथन को दर्शाता है? तो अचल रहते हैं, अचल के बारे में पूछा है। तो अचल कौन कौन से रहते हैं? भोजन, साथी, आश्रय की तलाश में भटकते हैं, तो ये तो गलत है। सॉरी दोस्तों, अचल तो भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं, ये तो सही है। अधिकांश ऊतक मृतक होते हैं और अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, तो ये तो सही है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है दोस्तों। इनमें केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही भाग बढ़ते हैं, तो सेम सेम दिया है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें पहला है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। और दूसरा है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो केवल यहाँ पर जो जैसे NaCl है और 2H2O है, अगर इधर भी इनकी संख्या समान है तो इधर भी समान होनी चाहिए, वही आपका सही आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ प्लस Cl2 हुआ, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए जब हम जो है दोस्तों क्रिया कराएंगे तो हमारे पास बनेगा CaOCl2 प्लस H2। और आप देख लेना दोस्तों, Cl2 दो हैं, O सिंगल है, O सिंगल है, Ca सिंगल है, Ca सिंगल है। अब दोस्तों यहाँ पर O तो सिंगल है लेकिन H डबल है, तो H2O कर दिया हमने यहाँ पर, जो H डबल है कि दो O बनाने, एक O हमने यहाँ पर दे दिया, एक O हम ऑक्सीजन हमने यहाँ पर दे दिया, तो ये संतुलित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज पोर्स टू प्रोड्यूस। आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जो है बीजाणु को प्रोड्यूस करता है, तो ये होते हैं दोस्तों फर्न। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, एन AC जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी दोस्तों AC जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि सुमेलित करें, तो सुमेलित आपको करना है। तो लाल गोभी के पत्ते, तो ये क्या है दोस्तों, प्राकृतिक व क्षारक सूचक हैं। मेथिल ऑरेंज, ये दोस्तों अम्ल क्षार सूचक है। प्याज और लौंग, ये घृण सूचक है। तो 1 में क्या हुआ दोस्तों C, 2 में क्या हुआ B, और D में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ दोस्तों A। तो इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आज का ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का जो है दोस्तों फर्स्ट पेपर था, जो मैंने आपके लिए कराया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और इसी प्रकार दोस्तों आज मैंने ग्रुप डी का पेपर कराया है, कल आपका जैसे ALP का होगा या टेक्नीशियन का होगा, इस प्रकार से सीरीज चलती रहेगी। फिर दोबारा से ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, JEE, इसी प्रकार से एक क्रम चलता रहेगा। और इस प्रकार से दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए कराऊंगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तांडव सीरीज जिन स्टूडेंटों ने अभी तक जो है नहीं लगाई है वो अपनी स्टार्ट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारी यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।